प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम दुनिया का सबसे लोकप्रिय, सबसे जाना माना और सबसे रोमांचक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इस सिद्धांत का नाम न्यूटन का गति का नियम है। न्यूटन का गति का नियम यानी भौतिकी, भौतिकी यानी प्रकृति। कोई उसे प्रकृति कहता है, कोई उसे भौतिकी कहता है। प्रकृति अर्थात विभिन्न नियमों का समूह, जिससे यह प्रकृति चल रही है, जिससे यह कृति, सुंदर कृति रची गई है। आखिर इस सुंदर कृति अर्थात प्रकृति के पीछे क्या है? दुनिया में ऐसे कई महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। इनमें से एक गैलीलियो भी हो सकते हैं, न्यूटन भी हो सकता है, आइंस्टीन भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य बचपन से ही, जन्म से ही जिज्ञासु रहा है। वह अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को बड़ी जिज्ञासा से देखता है कि आखिर ये घटनाएं हुई कैसे, इसके पीछे कारण क्या है, इसके होने का रहस्य या नियम क्या है। लोग उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी की भी अपनी भाषा होती है, जिसे हम गणित कह सकते हैं। अर्थात प्रकृति यानी भौतिकी, भौतिकी यानी जिसकी भाषा गणित होती है। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में एक नियम का प्रतिपादन किया। भले ही वह नियम को हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं, जबकि यह नियम वास्तव में गैलीलियो ने पहले ही खोज लिया था। बस वह ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, या एक कथन के रूप में या एक विशिष्ट कथन के रूप में वह नहीं था, बल्कि गैलीलियो का यह सत्य एक परीक्षण के रूप में था। तो देखा जाए तो न्यूटन की गति का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे हम गैलीलियो के द्वारा दिया गया कह सकते हैं। पर न्यूटन ने इसे यह एक मानक रूप प्रदान किया, जिसे हम आज वर्तमान में न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष न्यूटन की गति के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो आखिर न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? इस सिद्धांत के वैज्ञानिक या सैद्धांतिक पक्ष पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं। बचपन में हम पेड़ को हिलाते थे। अब पेड़ को क्यों हिलाता है? इसलिए कि पत्ती गिर जाए? बिल्कुल सही आंसर। ना, बिल्कुल गलत आंसर। पेड़ में जो फल होते हैं उसे हम पेड़ को हिलाकर प्राप्त करते हैं। जब हम गाड़ी में बैठते होते हैं, अपने नाना नानी के घर या स्कूल जा रहे होते हैं, तब अचानक गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम स्कूल पहुंच गए और अचानक गाड़ी रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो भाई, आगे की ओर गिरना या पीछे की ओर गिरना या पेड़ को हिलाने से फल का गिरना होने दो, यह तो अपने आप हो रहा है। इसके पीछे हमें विचार करने की क्या जरूरत है? और विचार करने से हमें मिलेगा क्या? चलने दो। ये पेड़, ये चाकू उछाला, ये उछाला, ये पकड़ा गया, ये क्यों रुका, क्यों आया, कितनी देर में आया, इससे क्या अर्थ? चौक बना, मैंने लिख दिया, दिख रहे हैं, एक आकार बन रहा है, करने दो, अपने आप हो रहा है। कोई कर रहा है और यह हो रहा है, चलने दो। हमें क्या करना? एक तरीका यह भी है विज्ञान को अवॉइड करने का, और दूसरा तरीका है खुद जान लो कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम अगर आप समझ जाते हैं तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वह आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम का कथन क्या है, क्योंकि परीक्षा में आपको सबसे पहले उसका कथन लिखना होता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम न्यूटन के
गति का प्रथम नियम। इसका कथन है, कोई वस्तु तब तक विरामावस्था या एक समान गत्यावस्था में होती है, तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह सिर्फ एक कथन नहीं है, बल्कि इस कथन में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, और वह रहस्य है विरामावस्था, दूसरा गत्यावस्था और तीसरा बल। आप इस नियम को 3 बिंदुओं से गुजरा मान सकते हैं। पहला, विरामावस्था यानी बिल्कुल रुकी हुई, जैसे ये चौक मेरे हाथ हथेली पर रुकी है। गत्यावस्था, जैसे हम गति की अवस्था में हैं या चल रहे हैं, लेकिन एक बल भी काम कर रहा है। बल अर्थात मैंने इस वस्तु को मैंने ये बल लगाकर गिरा दिया। नियम यह कह रहा है कि कोई वस्तु, हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, हमेशा विरामावस्था या हमेशा गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या मतलब है इसका? इसके पीछे आपको केवल विरामावस्था को नहीं देखना है, बल्कि एक समान को भी ध्यान से सोचना है कि एक समान का क्या अर्थ है। बल को भी नहीं देखना है, बल्कि इस बाह्य बल को भी देखना है, सोचना है कि आखिर यह बाह्य बल क्या है। अब यह कथन तो बड़ा उलझा हुआ लग रहा है, पर इस कथन को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं एक सरल उदाहरण से। तो जब आप परीक्षा में यह कथन लिखेंगे तो इस कथन पर आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, लेकिन इस कथन के आगे भी बहुत कुछ है जो कि हम बता रहे हैं। सामान्यतया पुस्तकों में केवल यह कथन देकर ही काम खत्म कर दिया जाता है, इसकी गहरी विवेचना नहीं की जाती। आखिर इसकी विवेचना से हमें क्या आनंद मिलता है, क्या परिणाम मिलता है, जो कि हम यहाँ देखेंगे। मान लेते हैं यह एक रोड है और यहाँ पर एक बाइक चल रही है। ये एक बाइक है, बिल्कुल रुकी हुई है और इसमें कोई बैठा हुआ है। एक और बाइक है, ये एक बाइक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक बाइक है, ये बाइक है, इस पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन दो स्थिति है, यह रुकी हुई स्थिति है या विराम स्थिति है, और यह चल स्थिति है या गति की स्थिति है। यानी यहाँ पर बाइक बिल्कुल रुकी हुई है, यानी बिल्कुल कांटा इसका 0 पे अटका हुआ है। लेकिन यह गति पे है, कितनी गति पे है हम उस पर बाद में विचार करेंगे। पहले, जब यह गति पर है तो न्यूटन का नियम कहता है कि विराम पर है तो न्यूटन का नियम कहता है यह हमेशा रुकी ही रहेगी, हमेशा रुकी ही रहेगी, हमेशा रुकी ही रहेगी। क्या कारण है उसका हमेशा रुकी ही होने का? सिर्फ एक कारण है कि
इसका कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि ये तब तक रुकी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। भाई बल तो लग रहा है इसमें, पहला तो इस बाइक का बल, दूसरा इस पर ऊपर जो एक व्यक्ति बैठ गया है उसका बल, तीसरा यहाँ पर एक और बल लग रहा है जो गुरुत्वीय बल कहते हैं जी। तो हो सकता है इधर हवा का बल लग रहा हो, यहाँ पर कुछ और बल लग रहा हो, या किसी धक्के या कोई और भी तेजी से हवा आ गई उसका बल लग रहा होगा, क्या इसी प्रकार के विभिन्न बल लग रहे होंगे। हम यहाँ पर कई बलों की बात कर रहे हैं, पर अंततः जो हमें दिख रहा है वह इसकी विराम स्थिति दिख रही है जो कि बिल्कुल रुकी हुई है। अर्थात ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कई बल लगे, बल 1, बल 2, बल 3, बल 4 या उसी प्रकार n बल लगे, पर यह कहा जा रहा है कि ये सभी बल, जिसे हम कैपिटल F कहेंगे या इन सभी का योग कहेंगे, ये हमेशा शून्य होगा, क्योंकि बल यहाँ लग ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसा ही बल लगेगा वह अपनी स्थिति बदल लेगी, उसमें विस्थापन आ जाएगा। तो न्यूटन का नियम यही कहता है कि इस पर कोई बल या तो नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा होगा तो वो आपस में निरस्त हो जाते हैं। मान लो इस तरफ बल लग रहा होगा तो बिल्कुल बल इधर लग रहा होगा, तो यह बल अगर F1 है तो यह वाला बल -F1 होगा। अगर इस तरफ बल लग रहा होगा, मान लो यह F2 है, तो बिल्कुल विपरीत और उतना ही बल इस तरफ लग रहा होगा, जिसे हम -F2 कहते हैं। तो F2 और -F2 निरस्त हो जाते हैं, जैसे F1 और +F1 निरस्त हो गए। या इस तरफ से भी कोई बल लग रहा होगा, जिसे हम F3 कहेंगे +F3, या इस तरफ से भी कोई बल लग रहा होगा माना कि, तो इसे हम -F3 कहेंगे। इसलिए -F3 कहेंगे क्योंकि यह विराम अवस्था में है, क्योंकि अगर वह गति अवस्था में होती तो वहां पर बल निश्चित तौर पे लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा है, लेकिन दोनों बल विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। अर्थ सिर्फ ये है कि यह वस्तु रुकी हुई दिखाई दे रही है, अर्थात यहाँ पर बल लग रहा है, पर उन सभी बल शून्य हो रहे हैं, उन सभी बलों का योग शून्य हो रहा है, जिसे हम समेशन F = 0 कहेंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये दूसरा पक्ष है, ये गति नहीं कहता है। अब दोनों नियम एक ही साथ फंसे हुए हैं, यहाँ पर दो विचार, दो सोच एक ही कथन में गुथे हुए हैं, एक माला की तरह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कारण है कि यह गति में है फिर भी हमें कोई स्थिति दिख रही है। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं इसकी एक गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आदि। इसीलिए कथन को केवल पढ़ना नहीं होता, बल्कि उस पर विचार भी करना होता है। कथन में गत्यावस्था नहीं थी, बल्कि एक समान गत्यावस्था थी। एक समान गत्यावस्था मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी गति, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चल रही है, तो वो लगातार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रही है। एक समान स्थिति, यानी वहां पर वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण शून्य है, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। भाई वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर आपने अभी देखा 10:10 को या 12 मिनट को, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। 10:20 को देखा तो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। या जब भी आप इस बाइक को देखते हैं, उसकी रफ्तार एक समान होती है।
उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वेग में परिवर्तन नहीं होना यानी त्वरण का मान शून्य होना, कोई एक्सीलरेट नहीं हो रहा है। 80 में अटकी है गाड़ी या खराब हो गई होगी गाड़ी, बस 80 में चल रही है भैया। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन, एक समान रफ्तार से चल रही है, कहीं पे चल रही है। इसका मतलब ये है कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आप देखते हैं ये बल, चूंकि ये बल है तो बल का सूत्र होता है, बल का सूत्र को मैं इस तरफ लिख देता हूं। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो कि ये सभी वेक्टर है, ये वेक्टर है, बल भी वेक्टर है, सदिश है, और यह द्रव्यमान है। तो आप देख सकते हैं कि बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, चूंकि त्वरण यहाँ पर शून्य है, अतः यह पूरा मान ही शून्य हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक समान गति की अवस्था में भी हो तो भी उसका मान शून्य होता है, और यह विरामावस्था में हो तो भी इसका मान शून्य होता है। तो जब दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होते हैं तो यह भी बराबर होगा, यानी वेक्टर F बराबर होगा n मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर A। अतः हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमें एक साम्यावस्था मिल रहा है, दोनों ही शून्य दे रहे हैं, शून्य दे या 1 दे या 5 दे, दोनों पक्ष बराबर है। अतः चाहे वो विरामावस्था में हो या गति अवस्था में हो, और वो तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, क्योंकि जैसे ही यह अशून्य होगी वैसे ही हम ये मान लेंगे कि उसके वेग में कोई परिवर्तन हुआ है। तो ऐसा होता है तो भी गति के प्रथम नियम का पालन हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर यहाँ पर गति के नियम लग रहे हैं। तो F बराबर ma, यानी ये भी 0 और ये भी 0, अतः यह पूरा आपस में निरस्त हो जाता है। यही गति का प्रथम नियम है, जिसे हम इस तरह से विचार नहीं करके बस यूं ही पढ़ लेते हैं। और जब आप इसे ऐसा पढ़ते हैं तो इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने वास्तव में ये जान लिया कि वास्तव में गति या एक समान गति का क्या अर्थ है। मतलब वह लगातार एक समान गति से चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण शून्य है, अर्थात दायां पक्ष शून्य है और बायां पक्ष तो पहले ही शून्य था। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।